हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं। जो एग्जाम का नेचर है वह पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि ये जो सिलेबस में हमारा लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ना कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपको कंप्यूटर इस्तेमाल कितना करने आता है। क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों से पूछा जा रहा है। जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें विंडोज 11 होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग याद करने की कोशिश मत करिएगा, बल्कि अपने कंप्यूटर पे इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, तब वो क्वेश्चंस जो है आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से बस जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे ये देखिए, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है सामने, ये पूरा विंडोज 10 का डेस्कटॉप है। इसमें कुछ कुछ चीज होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन दे देता हूँ। तो मेरे स्क्रीन का कर्सर अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको गौर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स होते हैं, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, दिस पीसी, माइक्रोसॉफ्ट एज, रिसाइकल बिन, एनी डेस्क, ओबीएस स्टूडियो, ये सब क्या है? डेस्कटॉप आइकन्स है। यहाँ से आइकन्स हम लोग हटा भी सकते हैं और यहाँ पे कुछ आइकन्स हम लोग ऐड भी कर सकते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। फिर है, नीचे आइए, यहाँ पे जो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। देखिए, ये विंडोज 10 है। विंडोज 11 में वो चीज हो सकता है सेंटर में रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टार्ट मेन्यू है। फिर ये जो नीचे आपको कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लॉन्च टूल बार। और ये पूरा स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, पूरा ये ब्लैक वाला एरिया है, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस टास्क बार का पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो सिंपल तरीका है, इस टास्क बार पे अपना माउस का कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है। देखिए, अभी एक लॉक द टास्क बार है, इसको जब हम लोग टिक कर देंगे, अभी देखिए ये टिक हो गया है, तो ये क्लिक करके हम लोग ड्रैग जिधर भी करेंगे ये पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमें इसको अनलॉक करना होगा। अब ये अनलॉक हो गया, माउस का लेफ्ट क्लिक हमें करना है इस टास्क बार पे, और जिस भी डायरेक्शन में हम लोग ले जाएंगे अपने माउस का कर्सर का, टास्क बार का पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं स्क्रीन के राइट साइड ले जा रहा हूँ, इसका पोजीशन चेंज हो गया। टॉप में ले जा रहा हूँ, इसका पोजीशन चेंज हो गया। इधर ले जा रहा हूँ, फिर बॉटम में ला रहा हूँ, ये पोजीशन वैसा ही के वैसा हो जा रहा है जिधर हम लोग माउस का कर्सर ले जाए। इसको जब मैं लॉक कर दे रहा हूँ, तब आप कितना भी करिए, ये टास्क बार नहीं हटेगा। एक और ऑप्शन होता है ऑटो हाइड का, मतलब कि जब तक आप माउस का कर्सर यहाँ रहेगा तब तक ये आपको दिखते रहेगा। जैसे आप माउस का कर्सर यहाँ से हटाते हैं, ये खुद ब खुद हाइड हो जाता है। तो ये सब चीज फीचर है, इसको हम लोग ऑटो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिर ये राइट साइड में आपका जो ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ट्रे। और ये राइट साइड में आपको दिख रहा है सिस्टम क्लॉक। बाकी ये पूरा जो स्क्रीन हमें दिख रहा है, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। इस पे वॉलपेपर्स होता है, आइकन्स होता है, कुछ और भी चीज हम लोग इस पे विजेट्स, जैसे कुछ घड़ी हो गया या फिर कैलेंडर हो गया, उसको हम लोग विजेट्स बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है टास्क मैनेजर से, टास्क मैनेजर क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए एक तो शॉर्टकट की होता है, दूसरा हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ टास्क बार में आना है, हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखेगा। इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अभी ये मिनिमाइज फॉर्म में है। जो भी एप्लीकेशन आपका ओपन रहेगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा 3 एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखा है। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ओबीएस स्टूडियो, जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें एक चीज और क्लिक कर देता हूँ मोर डिटेल्स में, तो देखिए ये पूरा डिटेल्स मुझे दिखा देगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये प्रोसेस दिखा रहा है, कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन हो रखा है। ऊपर देखिए, जैसे एप्स यहाँ शो रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, पावर पॉइंट, ओबीएस स्टूडियो और टास्क मैनेजर, ये खुद भी दिखा देगा। फिर बैकग्राउंड प्रोसेस क्या क्या चल रहा है, वो कितना सीपीयू यूसेज ले रहा है, मेमोरी ले रहा है, यहाँ हर एप्लीकेशन वाइज शो कर रहा है। इससे भी सवाल आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। फिर उसके बगल में ऊपर टैब देखिए, परफॉर्मेंस है, अभी प्रोसेस टैब एक्टिव है। परफॉर्मेंस में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, सीपीयू का ये यूसेज दिखा दे रहा है, ये सीपीयू के बारे में पूरा चीज यहाँ दिखा देगा। देखिए वो कितना यूज हो रहा है, 33%, 34%, ये वेरिएट करते रहता है जैसे जैसे आप काम करिएगा। सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। अब आइए सेकंड टैब पे हम लोग देखते हैं मेमोरी पे, परफॉर्मेंस के अंतर्गत। तो मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी को ये शो कर रहा है, यानी रैम को शो कर रहा है। तो इसमें कितना दिखा रहा है, 3.9 ऑफ 7.9 जीबी, यानी 49% यूज हो रहा है। इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो मेमोरी का विंडो ओपन हो जाएगा। ये टोटल दिखा रहा है कि हमारा मेमोरी साइज कितना होगा
और उसमें यूज कितना हो रहा है। तो देखिए 3.8 GB यूज हो रहा है और कितना अभी अवेलेबल है तो 4.0 GB। ये टोटल 8 GB का मेमोरी लगा हुआ है इसमें। ये सब कुछ दिखा देगा कितने स्लॉट्स में, तो 2 स्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं, दोनों में मैंने रैम लगा रखा है 4 GB का। फिर ये देखिए डिस्क दिखा रहा है, डिस्क मतलब सेकेंडरी डिस्क, स्टोरेज डिस्क। तो इसमें देखिए ये शो कर रहा है, इस पे मैंने एक SSD लगा रखा है, यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है, WD Blue SATA SSD है 2.5 इंच 500 GB का। और उसमें कितना ये ड्राइव्स मैंने फॉर्मेट कर रखा है, तो C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव, ये पूरा डिस्क के बारे में दिखा रहा है। फिर वाईफाई के बारे में भी आपको दिखाएगा, अगर ग्राफिक्स कार्ड होगा तो वो भी आपको दिखा देगा यहाँ पे, जैसे GPU जिसको बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, अगर वो रहेगा आपके सिस्टम में तो वो भी शो कर देगा। ये प्रोसेस और परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये आइए इधर एक टैब देखते हैं, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, जब आप अपना सिस्टम को ओपन करते हैं उस समय पहले से ही मौजूद जो रहता है एप्लीकेशन, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और बैकग्राउंड में चलने लगता है, तो उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग इसको डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से या फिर हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए जब मैं सिस्टम ओपन करता हूँ तो इसमें एनीडेस्क हो गया, को पायलट, तो को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर ये ऑडियो का है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का को पायलट है, माइक्रोसॉफ्ट एज, वन ड्राइव, ये सब खुद ब खुद ऑन हो जाता है, ये स्टार्टअप सेक्शन में है। तो चलिए इसके बारे में हमने समझ लिया। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करके देखने के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो टास्क मैनेजर को जल्दी से खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। अभी हमने देखा टास्क मैनेजर किस तरीके से हम लोग ओपन कर रहे हैं। जो हमारा डेस्कटॉप था उसके बॉटम में टास्क बार मौजूद, जिसमें सिस्टम ट्रे होता है, क्विक एक्सेस मेन्यू होता है, स्टार्ट आइकन होता है, तो उस पे हमने राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ सवाल शॉर्टकट की से है, तो शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग होगा, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जब हम लोग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट टास्क मैनेजर का जो विंडो है वह ओपन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में कौन सा ऐसा की है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्विक एक्सेस मेन्यू ओपन करने के लिए, यानी पावर यूजर मेन्यू खोलने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडोज प्लस एक्स। विंडोज प्लस एक्स जब हम लोग प्रेस करेंगे तो क्विक एक्सेस मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है, जैसे ही हम लोग विंडोज प्लस एक्स प्रेस करेंगे, देखिए इस साइड में यहाँ स्टार्ट मेन्यू के आगे एक विंडो खुलेगा। जैसे विंडोज प्लस एक्स जैसे ही हमने प्रेस किया, ये देखिए कुछ इस प्रकार का खुल गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस मेन्यू, जिसमें सारा चीज होगा, एप्स एंड फीचर, मोबिलिटी सेंटर, पावर ऑप्शंस। ये लैपटॉप है इसलिए इसमें पावर ऑप्शन शो कर रहा है, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सारा कुछ दिखा रहा है। विंडोज पावर शेल भी दिखा रहा है, टास्क मैनेजर, सेटिंग, यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस मेन्यू, जो कि पावर यूजर मेन्यू के बारे में दिखाता है। फिर शटडाउन और साइन आउट के बारे में भी दिखा रहा है, रीस्टार्ट, शटडाउन, स्लीप या फिर साइन आउट, ये सब चीज भी रहता है। इसको देखिए प्रैक्टिकली जब तक आप लोग नहीं देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जिस तरीके का नेचर है क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फीचर्स इस्तेमाल करने से सभी खुले हुए विंडो एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके का नेचर हो रहा है एग्जाम में। तो देखिए ये इसका आंसर होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए, टास्क व्यू। इसका शॉर्टकट होता है विंडोज प्लस टैब। टास्क व्यू जब हम लोग ओपन करेंगे तो जो भी हमारा टास्क ओपन है या फिर विंडोज ओपन है, डेस्कटॉप ओपन है, वह हमें शो हो जाएगा। अब इसको भी एक बार प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था, जितना भी ओपन विंडोज है वह एक ही स्क्रीन पे एक बार में दिखाई दे, तो उसके लिए शॉर्टकट था विंडोज प्लस टैब। जैसे ही हम लोग विंडोज प्लस टैब प्रेस कर रहे हैं, देखिए ये जितना भी विंडोज है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसमें स्विच कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन ओपन होगा, बाकी ये भी चीज हमें शो होगा। ऊपर देखिए डेस्कटॉप अभी हमारा एक ही है, हम लोग चाहे तो मल्टीपल डेस्कटॉप इस पे बना सकते हैं। डेस्कटॉप बना रहे हैं हम लोग, यूजर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किस पैनल का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए, बस उसको सेलेक्ट करके डिलीट हम लोग नहीं कर देते हैं, बल्कि उसको अनइंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल जब हम लोग स्टार्ट आइकन से क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, चाहे क्विक एक्सेस से भी हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, अभी मैंने दिखाया। कंट्रोल पैनल में जाइएगा, उसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम्स में वो दिखा देगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, उसको सेलेक्ट करके फिर हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, टास्क मैनेजर में कौन सा टैब सीपीयू, मेमोरी और डिस्क उपयोग दिखाता है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया था, इंटरफेस दिखाया था। टास्क मैनेजर में वो होता है आपका परफॉर्मेंस में।
परफॉर्मेंस टैब जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहला था प्रोसेस, दूसरा था परफॉर्मेंस, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो सब कुछ दिखा देता है कि आपका सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है यानी रैम, उसमें कितना मेमोरी है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, और डिस्क मतलब सेकेंडरी डिस्क कितना स्पेस है और कितना वो इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ दिखा देता है आपका टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस टैब में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी फोल्डर का नाम जल्दी बदलने के लिए कौन सा हम लोग की इस्तेमाल करते हैं? तो डेस्कटॉप पे हो गया या फिर डेस्कटॉप के अंदर किसी एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर में ही अगर कोई फोल्डर है, उसका नाम बदलने के लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, उस पे या तो हम लोग जाके उसके नेम पे डबल क्लिक करते हैं या फिर हम लोग राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, कोई की का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए F2। जो भी फोल्डर मौजूद है, आप अपना माउस का कर्सर ले जाइए, बस उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए उस पर और F2 की प्रेस करिए। जो भी यहाँ नीचे नाम होगा वह आपको एक्टिव हो जाएगा और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि विंडोज 10 या फिर 11 में रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे कहां से सक्षम कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्सनलाइजेशन थीम्स। देखिए पर्सनलाइजेशन, जब हम लोग डेस्कटॉप पे रहेंगे, माउस का राइट क्लिक करते हैं हम लोग रिफ्रेश करने के लिए, तो नीचे होता है पर्सनलाइजेशन। ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। पर्सनलाइजेशन को हमें सेलेक्ट करना है, उसमें जाके फिर थीम्स हमें सेलेक्ट करना है। थीम्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसमें राइट साइड में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स होता है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। फिर जो भी डेस्कटॉप पे मौजूद आइकन्स होते हैं वह हम लोग वहां से हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं वापस। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा सवाल था कि डेस्कटॉप पे अगर रिसाइकल बिन का आइकन नहीं दिख रहा है या फिर कंप्यूटर का, जैसे विंडोज 7 के बाद क्या हो गया, माई कंप्यूटर नाम नहीं रहता, दिस पीसी नाम रहता है। तो देखिए अगर कोई सा भी ये सिस्टम आइकन होते हैं, अगर इन सबको शो या फिर हाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे कहीं भी, फिर यहाँ पर्सनलाइज सेलेक्ट करेंगे। तो पर्सनलाइज सेलेक्ट करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आइए, थीम्स हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम लोग थीम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, कुछ अलग विंडो खुल जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज का थीम सेट कर सकते हैं यहाँ से। और जब हमें आइकन्स हटाना है तो राइट साइड में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। फिर से मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ये डेस्कटॉप आइकन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अभी जो जो आइकन पे टिक है वो हमें शो होगा। तो जैसे रिसाइकल बिन शो हो रहा है, कंप्यूटर शो हो रहा है। अगर हम लोग इसको हटाना चाहते हैं रिसाइकल बिन को, तो इसको हम लोग अनचेक कर देंगे और अप्लाई करना, ओके कर देंगे। देखिए अब हमारे स्क्रीन से, डेस्कटॉप से रिसाइकल बिन का आइकन हट गया। फिर से हमें वापस लाना है तो हम लोग पर्सनलाइज में जाएंगे, फिर थीम सेलेक्ट करेंगे, फिर डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिसाइकल बिन को जैसे ही हम लोग चेक कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे फिर से रिसाइकल बिन वापस आ गया। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि डेस्कटॉप आइकन्स को हम लोग कैसे हटा सकते हैं या फिर ला सकते हैं। बाकी जो ये सब दिख रहा है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एनीडेस्क, ओबीएस स्टूडियो, गूगल क्रोम, इन सबको हम लोग मैनुअली शॉर्टकट के माध्यम से हम लोग ला सकते हैं। और ये देखिए न्यू फोल्डर जो है, इसका नाम मैं अभी बदल के दिखाता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पे मैंने माउस का कर्सर रखा, F2 की प्रेस करूंगा तो देखिए ये नाम को हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे जो भी हम लोग नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नाम देने के बाद बस हमें एंटर प्रेस कर देना है, वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट ओपन्स फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर मतलब कि जैसे माई कंप्यूटर रहा या फिर दिस पीसी रहा, उसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर विंडो खुल जाता है, जहां से जाके हम लोग फाइल्स को, सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर जितना भी ड्राइव्स है उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम लोग विजिट करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई हम लोग प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो देखिए कोई सा भी, अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हैं, कोई सा एप्लीकेशन वो हैंग कर गया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अनरिस्पॉन्सिव करने का मतलब ना वो मिनिमाइज हो रहा है, ना वो मैक्सिमाइज हो रहा है, ना ही वो बंद हो रहा है। तो उसको फिर आप बंद कैसे करिएगा? तो देखिए हमें क्या करना है, हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करेंगे सबसे पहले शॉर्टकट की के माध्यम से, या फिर टास्क बार में जाके, या फिर हम लोग एक और ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो हमें क्या आएगा उसमें, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए, शट डाउन करने के लिए भी आएगा, लॉग आउट करने के लिए भी आएगा। तो हम लोग टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करेंगे। टास्क मैनेजर में जो भी ओपन प्रोसेस है, एप्लीकेशन वह शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करके हम लोग एंड टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है बंद हो जाएगा। ये अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने का तरीका होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 11 में या फिर विंडोज 10 में अगर आपने डेस्कटॉप पे बहुत सारे अपने एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, उसको एक ही बार में मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली एक एक विंडोज को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये मिनिमाइज जो बटन रहता है, जैसे किसी भी एप्लीकेशन के राइट हैंड साइड में टॉप राइट में ये 3 बटन रहता है, इससे मिनिमाइज होता है, इससे रीस्टोर होता है और इससे वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। तो हम लोग मिनिमाइज करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं माइनस वाला, लेकिन हमें क्या करना होगा, एक ही बार में सभी को मिनिमाइज कर देना है। तो हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे विंडोज प्लस एम, तो जितना भी एप्लीकेशन ओपन है वो सारा का सारा मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाएगा, नीचे यहाँ पे शो होने लगेगा। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा विंडोज से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इससे भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। होम टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि आपको फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट से कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने का ऑप्शन देता है? जैसे वो फॉर्मेटिंग हम लोग क्या कॉपी कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये सब चीज हम लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। पूरा फॉन्ट को ही हम लोग नहीं कॉपी करते, तो उसके लिए होता है ऑप्शन सी फॉर्मेट पेंटर। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक ब्रश नुमा सिंबल बना होता है कुछ ऐसा, उसको हम लोग पहले क्या करना है, जैसे इसके स्टाइल को हमें कॉपी करना है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर ब्रश पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको कॉपी कर लेगा, इसके स्टाइल को कॉपी करेगा, ये टेक्स्ट कॉपी नहीं करेगा। और फिर हमें इस पे पेस्ट करना है तो हम लोग यहाँ उसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो सेम स्टाइल जो है इस पे भी आ जाएगा, सेम फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ आ जाएगा फॉर्मेट पेंटर की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेस्ट ड्रॉप डाउन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कॉपी किए गए टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साधारण टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करता है, चिपकाता है? देखिए क्वेश्चन सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है, इस पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखा है, जैसे यहाँ विच ऑप्शन जो है यह बोल्ड है, इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है और इस पे मैंने एक अलग फॉन्ट लगा रखा है, फॉन्ट स्टाइल लगा रखा है, इसका कलर ब्लैक है या फिर हो सकता है ये रेड है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब दूसरी जगह मुझे पेस्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कोई भी स्टाइल कॉपी ना हो, बस ये टेक्स्ट कॉपी हो, सिंपल, वो सिंपल लैंग्वेज में आए। तो उसके लिए पेस्ट ड्रॉप डाउन में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं, तो जैसा हमने यहाँ से कॉपी किया ठीक ऐसा यहाँ पे भी पेस्ट होगा। लेकिन पेस्ट जो क्लिपबोर्ड ग्रुप रहता है होम टैब में, क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसमें पेस्ट रहता है, तो पेस्ट के बगल में एक छोटा सा आपको एरो रहेगा, वो क्लिक करेंगे तो पेस्ट के कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे पेस्ट स्पेशल रहेगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली या फिर पेस्ट एज ऑब्जेक्ट। तो ये सब ऑप्शन रहता है, हमें सेलेक्ट करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें हमें वो फॉर्मेटिंग नहीं कॉपी हो, बस सिंपल टेक्स्ट कॉपी हो। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीप टेक्स्ट ओनली। जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट वहां पे पेस्ट होगा, ना कि उसका स्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड से ही। फॉन्ट समूह में कौन सा इफेक्ट टेक्स्ट के बीच में रेखा डालता है? तो देखिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट ग्रुप में जो कि होम टैब में मौजूद होता है। उससे क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है अंडरलाइन, तो ये बीचों बीच एक लाइन जो है ये खुद ब खुद ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कई सारे मॉल्स में डिस्काउंट लिखा हुआ होगा, प्राइस होता है 999 और फिर उसके बाद वो बीच में ऐसे लाइन लग के वो हो सकता है 700 हो जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है। तो ये इफेक्ट लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन बी, स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एमएस वर्ड से है। किसी टेक्स्ट को छोटा और सामान्य लाइन के नीचे दिखाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग करेंगे? तो देखिए ये भी होता है हमारा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, जैसे हमें लिखना है O2 ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म, तो हम लोग ओ लिखते हैं और 2 ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली लिखेंगे तो ये देखिए 2 जो है वो ऐसा ही लिखा है, लेकिन हमें तो लिखना है ऐसे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट, जैसे इसको सिलेक्ट करके 2 को सिलेक्ट करके हम लोग जैसे इस सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 2 जो है समान लाइन के नीचे आ जाएगा। अब एक होता है एक्स स्क्वायर, तो x और 2 लिखेंगे तो 2 नॉर्मली ऐसा ही लिखाएगा, लेकिन 2 को सिलेक्ट करके हम लोग सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ये मेंशन हो जाएगा, ऐसे ये कन्वर्ट हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट से। यहाँ ध्यान रखिएगा, सुपर मतलब कि ये ऊपर लिखाएगा और सब स्क्रिप्ट ये नीचे लिखाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एमएस वर्ड से है। आपसे किसी पैराग्राफ को बिना दोबारा टाइप किए पूरी तरह अपर केस में बदलने को कहा गया है, आपको कौन सा फंक्शन चुनना चाहिए? जैसे ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है,
आपको बोला गया है किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में एकदम इसी तरीके का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, बोला गया है कि इसको दोबारा टाइप किए बिना पूरे टेक्स्ट को आपको अपर केस में यानी पूरा कैपिटल में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कौन सा फंक्शन की का इस्तेमाल करिएगा? तो देखिए ये तो शॉर्टकट की मदद से हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसको हम लोग पूरा सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये इंग्लिश वाला लिखा हुआ है इसको पूरा हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए हम लोग प्रेस करेंगे ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। ये होता है इसका शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा तब आप लोगों को अच्छे से जहन में बस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड से ही। इंसर्ट टैब से सभी पेजों पर कंपनी लोगो डालने के लिए सबसे सही विकल्प कौन सा है? एक पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें हमें क्या करना है, जैसे 10 पेज है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, हमें क्या करना है एक ही बार में कंपनी लोगो सभी पेज पे इंसर्ट कराना है। तो हम लोग कौन सा फीचर का इस्तेमाल करेंगे? पिक्चर, हेडर एंड फुटर, शेप्स या फिर वर्ड आर्ट? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर जब हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पेज के ये ऊपर में, हेडर ऊपर में होता है और फुटर नीचे में होता है। तो जितने भी हमारे पेज डॉक्यूमेंट्स में पेजेस हैं उन सभी पे कंपनी का लोगो आ जाएगा। जैसे ये मेरा चैनल है इक्लिप्स एजुकेशन, मैं फर्स्ट पेज पे यहाँ लगाता हूँ तो सारे पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हम लोग इजिली डिलीट नहीं कर सकते। जो भी हमारा कंटेंट लिखाएगा ये हेडर एरिया के बाहर ही लिखाएगा। या फिर अगर हम लोग फुटर में डालना चाहते हैं तो फुटर में भी मैं यहाँ यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये पूरे पेज पे आ जाएगा। लेकिन पिक्चर अगर डालते हैं तो हर पेज में हमें मैनुअली पेस्ट करना होगा। शेप से हम लोग अलग अलग प्रकार के आकार इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो हर पेज में जाके मैनुअली हमें करना होगा। और वर्ड आर्ट भी होता है, कुछ वर्ड को स्टाइलिश फॉर्म में लिखने का तरीका। तो इसीलिए हर पेज पे अगर हमें कंपनी का लोगो या फिर कोई भी इमेज अगर चाहते हैं कि वो हर पेज पे एक ही बार में आ जाए तो हम लोग हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक वाटरमार्क भी होता है, ये मैंने वाटरमार्क लगा रखा है, तो वाटरमार्क ऑप्शन हमारे में है नहीं, इसीलिए हेडर एंड फुटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को ड्रैग करते वक्त कॉपी करने के लिए कौन सा की दबाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल। जैसे कि अगर हम लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने का दो तरीका होता है। इसको सेलेक्ट करके हम लोग कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो वह कॉपी हो जाएगा। लेकिन हम लोग वो भी नहीं करना चाहते, हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर माउस का लेफ्ट क्लिक किए हुए हम लोग ड्रैग करेंगे, तो जहां भी हम कर्सर ले जाएंगे ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। ये यहाँ पे भी रहेगा और ये यहाँ पे भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेआउट विकल्प में कौन सा लंबे शब्दों को पंक्ति के अंत में स्वतः विभाजित यानी ब्रेक करने को नियंत्रित करता है? देखिए क्वेश्चन सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, लास्ट में जहां पे मार्जिन एरिया एंड हो रहा है, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, मार्जिन यहाँ पे यहीं तक आपका कंटेंट लिखा है, ये राइट मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, हम लोग टाइप करते जा रहे हैं। यहाँ पे सपोज करिए कोई एक वर्ड है, लाइन नंबरिंग, तो यहाँ पे तो पूरा वर्ड आएगा नहीं, अब ये दूसरे लाइन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग हाइफन लगा देते हैं। तो हाइफन मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है, एमएस वर्ड खुद वह फीचर देता है वो हाइफन लगाने के लिए कि वर्ड को आधा तोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से वो शुरू कर देता है। वह होता है हाइफनेशन में। हाइफनेशन जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे लेआउट टैब में तब ये खुद ब खुद हो जाएगा। उस हाइफनेशन में भी बहुत तरीके का होता है, मैनुअल होता है या फिर कस्टम होता है, वो आप लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन हाइफनेशन को जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये बड़े वर्ड को एक लाइन में वह तोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एमएस वर्ड का। किसी कर्मचारी से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को लीगल पेपर पर प्रिंट करने को कहा गया है, पेपर साइज बदलने के लिए उसे किस टैब में जाना चाहिए? तो एकदम एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा सा इसीलिए विलंब लगा क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम एग्जाम टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था, उस तरीके का आप लोग को बताना चाहता था। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इन्होंने स्टेटमेंट में दे रखा। तो क्वेश्चन सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको एक कंटेंट ला के दिया गया, बोला गया कि इसको लीगल पेपर पे प्रिंट करिए। तो लीगल पेपर पे प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले पेपर का साइज को चेंज करना होगा। वो साइज चेंज करने के लिए हम इस वर्ड के किस टैब में आप जाइएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेआउट टैब। लेआउट टैब में जैसे ही हम लोग जाएंगे वहां पे देखिए मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है और पेपर साइज। जैसे ही पेपर साइज को हम लोग क्लिक करेंगे, पेपर साइज के बगल में एक छोटा सा एरो होता है, ये नीचे की ओर डायरेक्ट करता है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेपर साइज के, जैसे कि A2 होगा, A3, A4, A5, फिर लीगल होगा, लीगल। तो यूजुअली क्या होता है, लीगल पेपर्स जो होता है वो कोर्ट में इस्तेमाल होता है, नोटरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लीगल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो जो कंटेंट है वह लीगल पेपर फॉर्मेट में आ जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वह A4 साइज के फॉर्मेट में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड का, ये लास्ट क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का केस बदलने की कोशिश कर रहा है। केस मतलब अपर केस, लोअर केस, ये हो गया। चेंज केस मेन्यू का उपयोग करके वह कितने तरीकों से केस बदल सकता है या फिर सकती है। ये भी देखिए पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में चेंज केस करने का कितना ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। 5 तरीके के आप केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में ऊपर फॉन्ट ग्रुप में ऊपर चेंज केस करके रहता है एक मेन्यू, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे सामने 5 तरीके का चेंज केस का ऑप्शन आ जाएगा। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। देखिए सेंटेंस केस जैसा एक सेंटेंस में लिखा जाता है, जैसे स्टार्ट होता है तो वह कैपिटल लेटर से, किसी इंसान का नाम होता है वह भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जहां एंड होता है फुल स्टॉप उस तरीके से, वो सेंटेंस केस हो गया। लोअर केस, इसमें सारा जो कंटेंट होगा, चाहे नाम हो गया चाहे वो पहला वर्ड हो गया, वह लोअर केस में ही रहेगा। अपर केस में, ये इसके रिगार्डिंग तो मैंने क्वेश्चन करवाया ही था, इसको सेलेक्ट करेंगे, अपर केस सेलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की भी इसका मैंने बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो ये पूरा जो कंटेंट है, जो सेलेक्टेड कंटेंट है, वो पूरा अपर केस में नहीं यानी कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड कहने का मतलब, जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है तो यह कैपिटल में है। पर्सन है तो पर्सन जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल रहेगा। फिर यहाँ वॉज लिखा हुआ है तो डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, ट्राइंग में टी कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये होता है। और टॉगल केस कहने का मतलब कि जैसे देखिए ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये सारा स्मॉल ही रहेगा। किसी एक केस में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ चेंज केस है तो चेंज केस में यहाँ सी बड़ा है, कैपिटल है, और बाकी स्मॉल में है। टॉगल केस हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो सी स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं MS एक्सेल से। इससे भी कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल सेल। देखिए एक्सेल सेल क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का सेल होता है। एक्सेल जो स्प्रेडशीट होता है उसमें सेल ही होता है, जहां एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। उसमें अगर हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं जैसे ABCD, तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट शब्द का मतलब होता है कि पहले से मौजूद, उसको बाद में हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से क्या आता है स्टार्टिंग से, उसको हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं। तो जब हम लोग एक एक्सेल सेल के अंतर्गत कोई टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो वो किस तरफ अलाइन रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट साइड की ओर अलाइंड रहता है। जैसे ये सेल है, सेल का साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अगर हम लोग ABCD लिख रहे हैं तो वो हो सकता है लिखाएगा आपका सेंटर में, यहाँ पे लिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग अगले सेल में जाएंगे ये क्या होगा, लेफ्ट साइड की ओर अलाइंड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि MS एक्सेल में किस किस तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेकिन जस्टिफाइड अलाइनमेंट MS एक्सेल में नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी MS एक्सेल से है। तो MS एक्सेल में मर्ज सेल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। हम लोग मर्ज सेल करते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे एक्सेल में एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए सेल्स है, हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा लिखना है तो हम लोग ये सारे सेल को हम लोग चाहते हैं कि वो एक सेल में मर्ज हो जाए। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर ऊपर जाके हम लोग मर्ज सेल को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं रहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्ज एंड स्प्लिट। देखिए मर्ज कहने का मतलब ये चारों सेल को मिला के, इसको हम लोग मर्ज करना चाहते हैं तो ये चारों सेल को मिला के यह एक सेल बना देगा, मर्ज हो गया। स्प्लिट कैसे करेगा, स्प्लिट हो जाएगा तब तो फिर ये वापस उसी तरीके का हो जाएगा, तो ये लॉजिक है ही नहीं। मर्ज सेल में क्या होगा, सिर्फ सेल मर्ज होंगे, ये बीच का लाइन हट जाएगा। मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, इन चारों सेल को अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार से मर्ज करेगा, ऐसे। और मर्ज एंड सेंटर में करेंगे तो ये पूरा मर्ज कर देगा, जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वह बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है सभी में, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है। तो MS एक्सेल जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स हम लोग उसमें एंटर करा सकते हैं। शीट मतलब पेजेस, वर्कबुक को आप समझिए एक तरीके का कॉपी, और वर्कशीट उसमें मौजूद पेजेस होते हैं। यहाँ वही पेजेस के बारे में पूछ रहा है, वर्कशीट के बारे में। तो अगर हमें कोई नया वर्कशीट ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो एक नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट देखिए एक शीट यहाँ पे रहता है एक वर्कबुक में, उसके बगल में एक प्लस साइन रहता है, प्लस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया शीट ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें शॉर्टकट की से पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
प्रतिशत यानी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है एमएस एक्सेल में? ये एमएस एक्सेल से संदर्भित क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाई चार्ट। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब वो बजट पेश करते हैं या फिर हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है या फिर इनकम होता है, आय या फिर व्यय, वो दिखाते हैं कि इतना फंड है, उसका इतना इतना परसेंटेज जो है इस क्षेत्र में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वहां हम लोग लगा रहे हैं। वो कुछ पाई चार्ट के माध्यम से ही दिखाते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पाई चार्ट में क्या है, ये पूरा 100% हो गया। अगर 50% सपोज करिए हमें किसी जगह शो करना है तो ये 50% शो करेगा, और किसी कलर में होगा, बहुत सारा ये रहता है, उसमें ऑप्शंस रहता है। फिर 25% दो जगह कर रहा है तो ये 25% को शो करेगा, ये 25% को शो करेगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे देखिए ये डिग्री बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डीआई में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर डिग्री से भी क्वेश्चन आ रहा है पाई चार्ट में, ये डीआई में। तो अगर डीआई में डिग्री से डेटा दिया रहे, आप कुछ नहीं करिए, जैसे 25 डिग्री दिया हुआ तो उसको 360 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका वो परसेंटेज इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो परसेंटेज दिखाने के लिए सबसे बेस्ट होता है पाई चार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस एक्सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमें सेल्स को फॉर्मेट करना है, उस पर बॉर्डर लगाना है, कलर डालना है, या फिर उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, कुछ भी उसमें हम लोग कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 हम लोग प्रेस करेंगे तो एक फॉर्मेट सेल का विंडो अलग से ओपन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर मैनुअली हम लोग करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें फॉर्मेट सेल्स होगा, उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट की के बारे में सवाल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, एमएस पावर पॉइंट। इससे भी सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर दिखाने के लिए उसे कहाँ रखना चाहिए या फिर कहाँ लगाना चाहिए? तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, पावर पॉइंट में वाटरमार्क ऐसा कोई फीचर नहीं होता, कोई मेन्यू नहीं होता। ये जो मैंने अपने चैनल का लोगो लगा रखा है इस स्लाइड पे, ये पावर पॉइंट पे ही मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये वाटरमार्क के जरिए मैंने इसको नहीं लगाया है, क्योंकि वाटरमार्क तो फीचर इसमें होता ही नहीं। इसका मैंने एक अलग से टूल इस्तेमाल किया है जो कि पावर पॉइंट में होता है। इसका राइट आंसर होगा स्लाइड मास्टर। देखिए स्लाइड मास्टर जब हम लोग ओपन करेंगे, व्यू टैब में होता है, ऊपर में होता है मौजूद व्यू टैब। व्यू टैब जब हम लोग ओपन करेंगे तो स्लाइड मास्टर होगा, हैंडआउट मास्टर होगा, नोट मास्टर होगा। स्लाइड मास्टर में हम लोग क्लिक करेंगे, आपको एक स्लाइड पे, जैसे कि ये कंटेंट स्लाइड है, उस पर मैंने क्या किया, अपने चैनल का लोगो इंसर्ट करा दिया, उस पर एडिटिंग कर दिया, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इस पे डाल दिया मैंने, वॉश आउट इफेक्ट डाल दिया। अब जैसे ही एंटर करूंगा, जो भी स्लाइड इस स्लाइड से लिंक होंगे उन सभी पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा, सेलेक्ट करना चाहूंगा तो सेलेक्ट नहीं होगा, मुझे स्लाइड मास्टर में जाके ही इसको रिमूव करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके के जो सवाल हैं एग्जाम में एकदम पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड। आपको मीटिंग से पहले अपने बॉस द्वारा कहा गया कि प्रेजेंटर व्यू में 5वीं स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। इसके लिए आपको कौन सी की कॉम्बिनेशन प्रेस करना चाहिए या दबाना चाहिए? देखिए एक सिचुएशन दिया गया है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने एक प्रेजेंटेशन बनाया और वह चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करो, लेकिन 5वें स्लाइड से। हो सकता है उसमें 50 स्लाइड रहे, लेकिन आपको स्टार्ट ही करना है 5वें स्लाइड से, और वह प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटर व्यू में स्टार्ट होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करिएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Alt+Shift+F5। जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग नॉर्मल व्यू में जाएंगे, वहां पे हम लोग 5th स्लाइड पे जाएंगे और Alt+Shift+F5 प्रेस करेंगे तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो 5th स्लाइड से शुरू होगा, साथ में प्रेजेंटर व्यू भी ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल व्यू नहीं बल्कि ये स्लाइड शो व्यू है। अब प्रेजेंटर व्यू कैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है, यहाँ मैंने स्लाइड बना रखा है, टोटल इसमें 35 स्लाइड है। अभी हम लोग 31वें स्लाइड पे है, लेफ्ट साइड में हम लोग स्लाइड्स पेन में ये देख सकते हैं 31वें स्लाइड पे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 17 से। आपका बॉस ने आपको ये कंडीशन रखा, लेकिन वह प्रेजेंटर व्यू में स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग Shift+F5 की प्रेस करते हैं, जैसा ऑप्शन बी में दिया गया है, हम लोग Shift+F5 की प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन जो है वह नॉर्मल स्लाइड शो व्यू में ओपन हो रहा है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिया हुआ था कि प्रेजेंटेशन तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो प्रेजेंटर व्यू में, तो Alt+Shift+F5 मैं प्रेस कर रहा हूं। देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके का होगा, ये होता है प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे शो होगा, अगला स्लाइड कौन सा है वो भी हमें दिखा देगा, और जो स्लाइड हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए प्रेजेंटर व्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि अगर ऑडियंस को मैं
प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे सामने ऑडियंस के सामने सिर्फ ये स्क्रीन दिखेगा, ये दोनों स्क्रीन नहीं दिखेगा, बाकी चीज नहीं दिखेगा। इसमें अगर डुअल मॉनिटर में सेटअप कर रखा हूँ तो उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है, लेकिन आपके स्क्रीन पे, आप प्रेजेंटर हैं, आपके स्क्रीन पे यही दिखाएगा, पूरा टाइमर वगैरह सब कुछ चलते रहता है। अगला स्लाइड क्या है वो भी हमें दिखा देगा, यहाँ पे देखिए टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। तो ये होता है प्रेजेंटर व्यू। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करने से क्या होता है, ये हमें दिखेगा प्रेजेंटर व्यू में करंट स्लाइड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि स्लाइड 10 सेकंड बाद स्वतः बदल जाए, कौन सी सेटिंग उपयोग होगी? तो देखिए एक सिचुएशन दे रखा है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सपोज करिए कई बार क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड चेंज करने का मौका नहीं मिलता। आप चाहते हैं कि हर स्लाइड जो है 10-10 सेकंड बाद चेंज हो जाए, उसके लिए आप कौन सा मेन्यू का इस्तेमाल करिएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांजिशन टाइमिंग। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड चेंज करने का तरीका। तो उसमें हम लोग इफेक्ट भी लगा सकते हैं, उसका टाइमिंग भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है, एक स्लाइड पे मौजूद, जैसे ये जो आंसर है ये नीचे से पॉपअप होके आ रहा है, ये एनिमेशन है एक स्लाइड के अंतर्गत। लेकिन जब मैं स्लाइड, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 पे मैं जा रहा हूँ तो ये मैनुअली मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट एरो से या फिर किसी और बटन से, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो वो ट्रांजिशन टाइमिंग से हम लोग सेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कीबोर्ड पर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर प्रेजेंटेशन जो है अगली स्लाइड पर चली जाती है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट एरो का क्लिक करते हैं। तो यहाँ राइट एरो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए स्पेस बार। स्पेस बार हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए प्रेजेंटेशन जो है वह नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाएगी। अगर इफेक्ट लगा होगा तो इफेक्ट शो हो जाएगा और फिर उसके बाद वह नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाएगी। आप लोग प्रैक्टिकल करके इन सबको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। ऑफिस मीटिंग के दौरान स्लाइड शो चलाते समय आपने गलती से कीबोर्ड पर ये जो बटन बी होता है उसको आपने प्रेस कर दिया, इससे स्लाइड शो में क्या बदलाव होगा? तो ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रहा है या फिर आपके घर पे ही प्रेजेंटेशन चल रहा है, इस मोड में है और गलती से आप बटन बी जो है कीबोर्ड पे उसको आप प्रेस कर दिए, तो क्या प्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगा। जैसे ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं बी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा स्क्रीन पे। तो देखिए बी मैंने प्रेस किया, स्क्रीन ब्लैक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ जैसे कि हाय या फिर वेलकम, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं और फिर वापस से जब हम लोग बी प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड शो व्यू में हम लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।